हेलो गाइस, हैप्पी मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्कूल हमारे कोविड-19 के कारण रेगुलर नहीं लग रहे हैं और आपकी स्टडी है वो जारी रहे, निरंतर किसी प्रकार की बाधा ना आए, इसके लिए DOE आपके साथ वर्कशीट साझा करती है। आज सोमवार को आपके साथ मैथ्स की, साइंस की और हिंदी की वर्कशीट है वो साझा की गई है, शेयर की गई है। तो आज हम इस सेशन में आपकी हिंदी की वर्कशीट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपकी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। डेट 17 अगस्त 2020। विषय आपका हिंदी है, बाल गोविंद भगत, और ये आपकी वर्कशीट नंबर 19 है। तो ये आपके सेकंड पार्ट बाल गोविंद भगत से लिया गया है, जिसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। क्षितिज भाग 2 से ये आपका आज का जो वर्कशीट का पार्ट का हिस्सा या सारांश है वो लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। बच्चों, अभी तक आपने जाना कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत नामक पाठ समाज में व्याप्त कई रूढ़ियों और रीति रिवाजों पर सीधे सीधे प्रहार करता है। रूढ़ियाँ क्या होती है? रूढ़ियाँ परंपराओं के विपरीत होती है, यानी परंपराएं होती है जो हम त्यौहार मनाते हैं, ये हमारी परंपरा है, जिस तरीके से रहते हैं ये हमारी परंपरा है। रूढ़ियाँ होती है कुरीतियाँ, जो समाज में बुराइयाँ होती हैं। तो ये जो पाठ है इसमें कई प्रकार की रूढ़ियाँ और जो रीति रिवाज है, समाज के लिए बुराइयाँ हैं, उन पर प्रहार करता है ये पाठ। लेखक ने कई तरह के सामाजिक सुधारों का पुरजोर समर्थन भी किया है, जैसे लैंगिक समानता होनी चाहिए, लड़के और लड़की में किसी प्रकार का, पुरुष और महिला में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया लेखक ने इस चैप्टर में, और परोपकार की भी बात की है कि समाज की भलाई के लिए लोगों को, सरकार को आगे आना चाहिए और इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे पूरे समाज की भलाई हो। दूसरी बात जो लेखक ने स्पष्ट किया है कि वेशभूषा या बाह्य आडंबर से कोई साधु नहीं होता, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार से व्यक्ति साधु होता है। कि साधु का मतलब यहाँ पर है कि अच्छा इंसान, कि हम जो दिखावा करते हैं उससे हम अच्छे नहीं बनते। दिखावा नहीं, बल्कि हम मन से कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, वो हमें अच्छा बनाता है। संन्यास का आधार जीवन का मानवीय सरोकार होते हैं, न कि बाहरी दिखावापन या ढोंग। तो उन्होंने कहा कि जैसे कई बार संन्यास ले लिया या फिर हम दिखावा या ढोंग करने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारा सही तरीका नहीं होता, बल्कि सही आधार जो संन्यास का होता है वो ये होता है कि अगर हम मन से संन्यास ले रहे हैं, मन से कोई परोपकार करें या अच्छा काम करें, तो वो हमारे लिए बेहतर है और समाज के लिए भी। बाल गोविंद भगत कबीर को मानने वाले हैं। कबीर निर्गुण पंथ के संत है। आप काफ़ी पढ़ चुके कबीर जी के बारे में। तो निर्गुण पंथ के संत, निर्गुण क्या होता है? एक तो सगुण होता है जिसको हम मानते हैं कि रूप आकार है, और कबीर जी मानते थे कि ऊपर वाला है, ना उसका कोई रूप है ना आकार है, वो कण कण में है, तो उसे निर्गुण मानते हैं, जो जिसका कोई रूप आकार ना हो। वे किसी भी प्रकार के कर्मकांड मतलब दिखावा, पूजा पाठ, यज्ञ, नमाज, अजान में विश्वास नहीं रखते, बल्कि कर्म और व्यवहार में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर है वो ऊपर वाले की रचना है। अगर हम ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं, उसको खुश करना चाहते हैं, तो हमें इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इसी से ही ऊपर वाला है वो खुश होगा। तो वो कर्मकांड, दिखावे, रीति रिवाज है, उनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत किसी पूजा पाठ, ढोंग, दिखावापन के बजाय अपने व्यवहार और क्रम पर बल देते हैं। इस पाठ की एक और विशेषता है, ग्रामीण जीवन का जीवंत वर्णन किया गया है। ग्रामीण जीवन का अर्थ यहाँ पर है कि गांव में क्या होता है, ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी में लगे होते हैं, पशुपालन भी करते हैं, और रहन सहन और दिनचर्या भी बिल्कुल आम होते हैं, सीधा साधा होता है। जैसे शहरों में हम देखते हैं, दिल्ली में हम देखते हैं दिखावा होता है। गाँव में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सादा जीवन होता है। और जैसा हम कोविड-19 में देख रहे हैं कि यहाँ पर समस्याएं, शहरों में दिखावा अधिक है लेकिन समस्याएं भी अधिक है, जबकि गाँव में की तरफ जाते हैं प्राकृतिक पर्यावरण देखने को मिलता है। यहाँ पे उन्होंने तीसरी जो विशेषता है वो ये है कि कुछ देशी शब्दों का प्रयोग किया। जो देशी शब्द कौन से होते हैं? जो देशी भाषा से आए हैं, देशी बोलियों से आए, भाषा से नहीं, बोली जो बोली जाती है, जैसे पुतोहू, रोपनी, कनफटी, कलेवा इत्यादि, इन शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे ये पाठ है वो जीवंत हो गया है कि जैसे गांव में ही हम घूम रहे हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। अब हम क्वेश्चन आंसर की, प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं पॉइंट्स में बताऊंगा। पहला, बाल गोविंद भगत
पाठ समाज में व्याप्त किन किन रूढ़ियों और कुरीतियों पर सीधा प्रहार करता है। तो कई सारी कुरीतियों रूढ़ियों पर सीधा प्रहार करता है। पहली जो कुरीति या फिर रूढ़ि है वो है बाल विवाह, उसकी भी चर्चा की गई है। विधवा पुनर्विवाह, उनके ऊपर भी चर्चा की गई है। लैंगिक असमानता, उसके ऊपर भी चर्चा की गई है। आडंबर या ढोंग, ओके, 4 आप लिख सकते हो, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और दिखावा, आडंबर, ढोंग, लैंगिक असमानता, जो महिला और पुरुष के बीच में असमानता, उनके ऊपर। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, बाल विवाह की बात की गई है, विधवा पुनर्विवाह, आडंबर, दिखावा, ढोंग एक ही बात है उनके ऊपर, और लैंगिक असमानता के ऊपर। इन 4 मुख्य कुरीतियों के ऊपर चर्चा की गई है। उसके बाद परोपकार, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है परोपकार से आप क्या समझते हैं। परोपकार के माध्यम से समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है। परोपकार का अर्थ होता है दूसरे की भलाई करना। पर उपकार, पर का अर्थ होता है दूसरे की, और उपकार मतलब भलाई करना। परोपकार का अर्थ होता है कि जब हम दूसरे की भलाई करते हैं तो उसे हम परोपकार कहते हैं। कब, कैसे करना है, बिना किसी लाभ की इच्छा के जब हम किसी की भला करें तो वो परोपकार है। जैसे आप बच्चे हो तो आपने किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवा दी, तो ये भी परोपकार है। इस कोविड-19 में जो सक्षम है, जिनके पास थोड़ा सा पैसा, उन्होंने दूसरे की हेल्प कर दी, तो ये भी परोपकार है। तो वो परोपकार है। परोपकार के माध्यम से समाज को कैसे मजबूत किया जा सकता है, दूसरा पॉइंट ये बनता है, परोपकार करने से समाज मजबूत होता है, आपसी संबंध मजबूत होंगे, हमारा प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। दूसरा, सब एक बराबर आगे बढ़ पाएंगे, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इससे समाज में शांति फैलेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना, शांति फैलेगी, समाज को मजबूती मिलेगी, भाईचारा मजबूत होगा और आपसी प्रेम प्यार इसको बढ़ावा मिलेगा। ओके, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, परोपकार क्या है और परोपकार से क्या अच्छा होगा। तीसरा, ग्रामीण जीवन और परिवेश कहने का क्या अर्थ है। ग्रामीण जीवन या परिवेश का अर्थ है कि जैसे हम आवास के आधार पर ग्रामीण और शहरी 2 भागों में बांट सकते हैं। शहर का जीवन है और गांव का जीवन है, वो अलग है। तो ग्रामीण जीवन का अर्थ है जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनका जीवन है वो अलग होता है। उनका जीवन कैसा होता है, सीधा साधा होता है, दिखावा नहीं होता है। ज़्यादातर लोग कृषि यानी खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और वो प्रकृति के पास रहते हैं, शांत वातावरण में रहते हैं। तो इसे हम ग्रामीण जीवन या ग्रामीण परिवेश कहेंगे। फोर्थ जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लौकिक देश शब्द, जैसे कि ऊपर हमने पाठ में पढ़ा, दिए गए, कुछ और बताइए। तो कुछ और हम बता सकते हैं, जैसे खाट, लोटा, पानी, पत्तल, खाना। ओके, तो ये कुछ और शब्द हैं जिनको इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो। जो मैंने बताए वो 4 आप लिख सकते हो, खाट, लोटा, पत्तल, पानी, जिम्मण, ओके, बटेऊ। ओके, तो ये शब्द आप देश शब्द कहेंगे। देश शब्द कौन से होते हैं, जो देशी भाषा से निकल के आते हैं। इसके अलावा आपके भी घर में काफ़ी सारे ऐसे शब्द प्रयोग में लाए जाते होंगे जो देशी भाषा से जुड़े, तो आप उनको भी लिख सकते हो। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कल से आपको जो वर्कशीट मिलेगी सोशल साइंस की, उसके विद आंसर भी आपको मिलेगा, यानी कि आपके उत्तर हैं वो मैं लिख करके आपको दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।